अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं चुनावी रण 2024। हमारी इस खास खबर में हम बात करेंगे पहले दौर का। देश में जहां पे भी नामांकन का काम था कंप्लीट हो चुका, स्क्रूटनी हो चुके हैं। अब 30 तारीख को तस्वीर साफ होगी, लेकिन आने वाला वक्त जो होगा, जो दिन होंगे, सभी जगह पर सियासी पारा चढ़ता जाएगा। अगर बात राजस्थान की करें तो यूं तो मौसम में ही पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन अब सियासत का पारा भी इसी रफ्तार से चढ़ता दिखाई देगा। कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि 6 तारीख को यानी कि 6 अप्रैल को जयपुर में उनके मैनिफेस्टो जारी करेगी और सोनिया गांधी खड़गे सभा को भी संबोधित करेंगे। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमित शाह हों या फिर जेपी नड्डा हो, स्टार प्रचारक जो हैं वो कैंपेन में दिखाई देंगे। इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के लिए और खुद के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। सीपीएम के नेता भी कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। ये अलायंस है। हनुमान बेनीवाल पिछली बार भाजपा के लिए मांग रहे थे, इस बार कांग्रेस के लिए मांगेंगे। और अलायंस में पिछली बार एनडीए के प्रत्याशी थे, इस बार वो इंडिया के प्रत्याशी होंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त भाजपा से मदन प्रजापत जी हैं, भीमराज जाखड़ साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ हैं। अनिल, आने वाला जो वक्त है ये माना जा सकता है कि सियासत का जो पारा है वो सिर चढ़ करके बोलेगा, और कोई नई बात भी नहीं है कि हर बार ये ऐसा ही होता है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां देखी जाती हैं, अब कहीं पे भी किसी भी मंच से कोई भी एक दूसरे को आईने दिखाने से पीछे नहीं रहते हैं। और अगर यूँ कहूँ तो ओछापन भी सामने दिखाई देगा, वो चाहे किसी भी स्तर के नेता का कोई भाषण हो। लेकिन अब नई जनरेशन समझिए, या नई जनरेशन से मेरा मतलब है पार्टियों की, कार्यकर्ताओं जो टीम है उसी पे तालियां पीटती हैं। पहले लोग थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों को कहने में हिचकिचाते नहीं थे कि सारी चीज़ें ठीक हैं, ये बात ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी कड़वाहट और मंचों से दिखाई देगी। देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव इसके उदाहरण भी हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के रण को देख लिया जाए, काफी तल्ख बयान राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में रहे थे। उस दौरान जो अलग अलग 4 स्टेट के अंदर वो चुनाव हुए थे, बयानों में देखा गया कि मर्यादा की जो चीज है, और खासतौर से ये कहा जाता है कि राजनीति में सुचिता होनी चाहिए, वो नजर नहीं आई। हालांकि एक दूसरे को हिदायत जरूर देते हैं। कांग्रेस का नेता बयान देता है तो बीजेपी का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बयान के ऊपर हमलावर रूप में दिखाता है, बयान को लेकर निंदा भी करता है। और ऐसे बयान अगर बीजेपी की तरफ से तो कांग्रेस भी यही करती है। लेकिन अपने घर में या तो झांकी को नहीं देखता, या फिर अगर कांग्रेस का नेता को बयान दे, कांग्रेस के अगर बड़े आला नेता उसको समझाइश कर सकते हैं, डांटे फटकारें, तो ये सुधार हो सकता है। लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ इन दिनों में नजर नहीं आया है, और यही वजह लग रही है इन दिनों में राजनीति के अंदर खासतौर से जो गिरावट आई है राजनीति में, और खासतौर से जो बयान इन दिनों में देखने को मिल रहे हैं, वो स्तर कहीं ना कहीं उनको वो मेंटेन नहीं रह पाया है। हमने राजनीति कई दौर की देखी। पुराने राजनीति नेताओं को अगर देखा जाए तो भाषण भी होते थे, विपक्षी नेताओं पर हमलावर रुख भी होता था, और उसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता था कि इतनी तल्खियां शायद नहीं होती थी। अगर किसी मंच पर किसी रास्ते में वो आमने सामने मिलते तो दिल भी उनके मिलते हुए नजर आते थे। लेकिन अब स्थितियां शायद बदल गई हैं। राजनीति बदलती दौर की है, तो राजनेता भी शायद उसी दौर में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी धारा के अंदर आज के युवा नेता कह लें या फिर सीनियर से जो सीख कर हाल ही में एंट्री ले रहे राजनेताओं को देख लिया जाए, वो नेता कहीं ना कहीं ज्यादा सुर्खियां बटोरने के चक्कर में इस तरह के बयान ज्यादा देते हुए नजर आ रहे हैं। और उनसे सुर्खियां कैसे आए, और बयानों की निंदा बेशक होती है, लेकिन वो जो बयान इस तरह का दे रहा है या फिर जिस बयान में मर्यादा नहीं है, बयान देने के बाद में वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और उसकी वजह यही है कि आलाकमान से कोई डांट नहीं मिलती है, मीडिया में वो सुर्खियों में चला जाता है, और जनता के बीच में भी शायद एक पहचान बन जाती है कि वो वही नेताजी हैं जिन्होंने वो उस तरह का बयान दिया था। तो इस तरह का अगर बात की जाए, बिल्कुल गिरावट आ रही है राजनीति के जो बयानों के आधार पर अगर देख लिया जाए। पिछले दौर की राजनीति, पुरानी राजनीति को देख लिया जाए, और अब ये बदलती दौर की राजनीति है, कितना स्तर और गिरेगा, कहाँ तक जाकर इसमें ठहराव होगा, ये भविष्य की राजनीति पर काफी कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मदन जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके, कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके, नामांकन की प्रक्रिया सेकंड फेज की शुरू हो चुकी है, पहले फेज की कंप्लीट हो चुकी है, 30 तारीख को तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जिन भी 21 राज्यों की जिन सीटों पे 102 सीट पे नामांकन हुआ है, स्टार प्रचारक भी आएंगे सामने अभी। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी के स्तर पे रोड शो, कैंपेन, सब कुछ ये रहेगा? लेकिन बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, देखिए आलोचना तभी होती है कि वो सामने वाला अवसर देता है।
आप कहेंगे कि कांग्रेस के लोगों ने ये कहा हम कमीशन में जाएंगे, कांग्रेस के लोग कहेंगे कि हम लोग कमीशन में जाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा अवसर ही क्यों दिया जाए? जी देखिए, राजनीति में मैं अनिल जी की बात से सहमत हूं कि राजनीति में सुचिता होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तो सरगर्मी होती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा के अंदर रहते हुए अपनी बात को रखें। मैं इसमें पक्षधार हूं। लेकिन अगर आपने देखा होगा जब चुनाव नहीं होते हैं, जब भी हम तो देखते हैं कि कांग्रेस की तो रीति नीति रही है, यहाँ रंधावा जी ने बयान आपने देखा होगा कि मोदी को मारो, एक जगह उपराष्ट्रपति जन संवैधानिक संस्था के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का मिमिक्री निकाली जाती है और कांग्रेस के युवराज उसका वीडियो बनाए रहते हैं। सब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर किस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान किया जाता है, तो ये सारी चीजें हमने देखी है। चुनाव नहीं, बिना चुनाव के भी हम लोगों ने देखा है। तो मैं समझता हूं इन सुचिता होनी चाहिए, लेकिन जिनकी संस्कृति और परंपराएं ऐसी हो तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान और देश में जो ये चुनाव हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दों की राजनीति और विकास के कार्यों के ऊपर चुनाव हो रहा है। हम 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं और जनता उसके ऊपर मोहर लगा रही है। और ये देखते हुए कि जनता का जो माहौल है उसमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को देखते हुए जनता इन सब बातों में, या अपनी जो अनिल जी ने कहा है कि अपने गलत बयानी करके अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने या बड़ा नेता प्रेजेंट करने की भावनाएं समाप्त हो गई। जनता ये जानना चाहती है कि आपने अपने कार्यकाल में जनता के लिए क्या किया। हम कह सकते हैं कि हमने 3 करोड़ महिलाओं को पक्के मकान बनाकर दिए और लखपति दीदी बनाई। हम कह सकते हैं कि हमने युवाओं को स्टार्टअप दिया। आज देश में महिलाएं 10 साल से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, आज देश में महिलाओं की स्थिति यह है कि सीमा सुरक्षा से लेकर खदानों तक की में कार्य महिलाएं करती है। आज महिला को सम्मान से देखा जाता है। आज पुरुष ये कहता है कि आपके स्टार्टअप के अंदर मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये जो बदलाव है, इस बदलाव ने जो राजनीति जो थी बोलने की या अपशब्दों की राजनीति को खत्म करके विकास के कार्यों के ऊपर कार्य करने के लिए और पार्टियों को मजबूर कर दिया है कि आप बताइए क्या है। मैं आज कह सकता हूं क्योंकि जनता पूछ रही है कि 10 साल यूपीए सरकार ने क्या किया और 10 साल एनडीए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या किया। यूपीए सरकार ने यह किया है कि जो काले कारनामे, जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ, उसको देखते हुए उन्होंने यूपीए का नाम बदल के एनडी गठबंधन रख दिया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम हुए कि हम रिपोर्ट कार्ड लेके बैठे कि 10 साल में हमने ये किया और आने वाले 5 साल और 2050 या 45-48 तक हम क्या करने वाले हैं, इसका विजन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं। भीमराज जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक बात तो स्वीकार की कि सभी को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सभी को करना चाहिए और आलोचना होती है तो कहीं मौका मिलता है तब होती है। अगर आप इनको अवसर देंगे तो बीजेपी आपकी आलोचना करेगी, बीजेपी के नेता अगर अवसर देंगे तो आप लोग आलोचना करेंगे। लेकिन ठीक रहा, आप ही के पाले में फोड़ रहे हैं। मैं कवि का शायर है, यदि आप कहें तो सुना सकता हूँ। जरूर सुनाइए। आसमान से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। ये किसी शायर ने कहा है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं तो रिश्ते अभी एक ही तरफ से नहीं निभाए जा रहे हैं? नहीं, मैं तभी मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल कहना, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है और दोनों तरफ से होता है। मैं आपको, मैं आज के समय में जो राजनीति का दौर चल रहा है हिंदुस्तान में, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि व्यक्तिवादी राजनीति जो हिंदुस्तान में हावी होती जा रही है, उसके ये परिणाम देखने को मिलते हैं सर। तो यदि व्यक्तिवादी हावी होगी तो इस तरह के बयानात हर पार्टी हर जगह देखने को मिलेंगे। और दूसरा है कि मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि राजनीतिक पार्टियां जो टिकट वितरण करती है उसके अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, यदि वो एजुकेशन को रखेगी तो बहुत अच्छे आपको ये चीजें जो जिस मुद्दे पे अपने बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये इस विषय पे डिबेट करना है। क्योंकि वेल क्वालिफाइड लोग यदि पॉलिटिक्स में आएंगे तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छी राजनीति मिलेगी, अच्छे आगे काम भी मिलेगा और देश के फ्यूचर के लिए भी वो अच्छा होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी मेरे भाजपा मित्र कह रहे थे महिलाओं के सम्मान के लिए, तो मैं 2-4 बातें उनसे पूछना चाहता हूँ। ये बात कर रहे हैं विजन की, तो मैं 10 साल के विजन के लिए पूछना चाहता हूं कि अग्निवीर देश के युवाओं के पीठ में छुरा क्यों घोंपा गया? 750 किसान शहीद हुए, 3 काले कानून लाए गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरद मराठे और संजय मरीवाला वो 2 लोग कौन थे? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, नोटबंदी किन के इशारों पे की गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नोटबंदी के अफगानिस्तान के अंदर जो हवाई जहाज छुड़ाया गया, रॉबर्ट जोरी था, उसी रॉबर्ट जोरी को काम दिया गया? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि जब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो भाजपा के नेता मणिपुर को लेकर चुप क्यों, जहां महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है? भाजपा के नेता महिलाओं को लेकर चुप क्यों है? जो पहलवान बेटियां पूरे विश्व में
तिरंगे का सम्मान करके आती है, लहरा के आती है और वो न्याय की गुहार करती है, तो बीजेपी उस ब्रजभूषण पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? मैं पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो के रेपिस्टों का स्वागत क्यों किया जाता है? आखिर किसके इशारे में? आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। चौधरी चरण सिंह ने एक बात कहती कि महिला किसी पर आरोप लगाए तो उससे प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है, वो आरोप लगा दिया वही सत्य है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। आखिर क्या दर्शा रहे हो आप लोग? किस ओर ले जा रहे हो? जब महिलाओं की पूरे विश्व में घुसने जाते हैं एक चीज, और विश्व के 10 देशों में किसान आंदोलन चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि किसान न्याय मांगने के लिए यदि संवैधानिक संस्थाओं के पास आए तो उनको कीलों से रोक के रोका जाए और लाठी गोली बंदूक से बात की जाए। 750 किसानों के हत्यारे इस बात का हमें सिखाएंगे? 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों को 1 घंटे के अंदर बाहर निकाल दिया, क्यों निकाल? वो तो जीव गरीबी से। ये तो बात हुई मुद्दे की। अब मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं तो बात कर रहा हूं कि वैसे ही गर्मी बहुत है, सियासत का पारा भी चढ़ेगा तो अल्फाज जो हैं उनका पारा तो नहीं चढ़े। ये अभी इन्होंने कहा कि ये बात तो सही है कि संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सुचिता का ध्यान रखना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वाकई देश की राजनीति के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि विकास के एजेंडे पे चर्चा, आपने भी कुछ किया तो जरूर बताइए। बीजेपी है तो वो भी बता रही है, लेकिन ओछेपन पे जो आ जाते हैं, विकास के एजेंडे से चलते 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 ओछेपन पे आ जाते हैं, तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैंने आपको पहली लाइन एक बात कही कि जब जो भी राजनीतिक पार्टियां, मेरा पर्सनल व्यू जिसको मैंने कहा था कि जो भी राजनीतिक, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, जब भी इसके अंदर वेल क्वालिफाइड लोग, वेल इंटेलिजेंट लोगों को चुना जाएगा तो इस तरह के परिणाम धीरे धीरे कम होंगे। ओछेपन की जो राजनीति जो नेता करते हैं वो अच्छी नहीं है देश के लिए, देश के युवाओं को अपने क्या तो आपको लगता है कि पढ़े लिखे लोगों की, अनिल आपके पास में आना चाहूंगा, समझदार, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखों की, मुझे लगता है कि मैं डेटा देख रहा था, पहले 5वीं क्लास के पास, 8वीं क्लास के पास मिनिस्टर्स देखे हैं, लेकिन उनमें कहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के पढ़े लिखो मिनिस्टर से बेहतर थे, वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो किसी से कम भी नहीं थे। अगर पब्लिक उसमें आप उनकी रेटिंग देखेंगे, लोकप्रियता का पैमाना देखें, उनके कितने सालों तक वो लगातार जीतते रहे, टिकट की उस पार्टी ने तो निर्दलीय भी जीत गए केवल काम के बूते पर, ये तो होनी चाहिए साथ की बात। दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि वास्तव में सभ्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत वो भी होते हैं, इंसान ही होता है, कोई कितना भी बुरा बोले किसी को भी, हर व्यक्ति के ये होता है कि थोड़ा सा ये कम बोलना चाहिए। तो ये दो बातें हैं, या तो कार्यकर्ता भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हमारे नेताजी ढंग से नहीं बोल पाते हैं या ठीक नहीं बोल पाए। देखिए, इसमें अगर चीज़ें जो सामने आ रही है, कमान किनके हाथ में है और कमांड कैसे लिए जा रही है। अटल जी की भाषा को देख लीजिए, ऐसा थोड़ी है अटल जी ने सदन में, लोकसभा में देखा जाए काफ़ी अच्छे व्यंग किए हैं कांग्रेस के ऊपर, और उस दौरान तालियां भी बजी हैं, कांग्रेस वालों ने तालियां बजाई हैं। देखिए आप उस सदन के माहौल को, और इस दौरान आडवाणी जी की अगर बातें देखी जाए उनको भी देखा जाना चाहिए। तो पुराने नेताओं से यहाँ पर सीख लेने की जरूरत आज के राजनीतिकों को है, उसको देखा जाए उस माहौल को कैसा है। आज जो कड़वाहट बढ़ी है वो कड़वाहट इसीलिए बढ़ी है कि तल्ख बयान आए हैं, और उसके बाद में शायद टॉप लीडरशिप ने ये नहीं कहा है जिस बयान देने वाले नेता को कि आपने जो बयान निकाले हैं ये ठीक नहीं है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उल्टा ये भी देखने को मिला है कई बार कि जो नेता बयान तल्ख देता है उसको अवार्ड दिया जाता है, उसको कहीं तो पद से नवाजा जाता है या फिर दूसरी कोई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये लगातार इस राजनीति में देखने को मिला है। जहाँ तक पढ़े लिखों का सवाल है, राजनेताओं के एक मापदंड में जो अक्सर ये सर्वे करवाते हैं या फिर टिकट देने की जब सिस्टम आता है तो उस दौरान ये जो मापदंड आता है पढ़े लिखों का, ये शायद सबसे नीचे वाली लाइन में होता है। ये देखने को मिलता है, नेता या पार्टी चाहती है कि जिताऊ कौन है। अब जिताऊ में मापदंड में अगर देख लिया जाए तो इसके ऊपर 15 आरोप लगे, किसी तरह के छेड़छाड़ के आरोप लगे, वो दरकिनार हैं। लेकिन अगर जिताऊ है, टिकट देने के बाद में पार्टी के लिए जीत कर लेकर आएगा तो वो उम्मीदवार उनके लिए सटीक बैठता है, फिर चाहे तमाम जो चीजें उनके नेगेटिव वहां पर क्यों नहीं हो जाए। और इस तरह के उदाहरण हैं आज तक राजनीति में, अगर उठाकर देख लीजिए पिछले 20 सालों के उदाहरणों को देखा जाए, जेल में बैठे चुनाव लड़ते हैं या फिर जिनके ऊपर आरोप लगे, विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, लोकसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर यहाँ पर देखा जाए तो कई आरोप लगे हैं लोगों पर। और इसमें भी अगर देखा जाए कई लोग कतार में होते हैं पढ़े लिखे हुए लोग, लेकिन उनके पास में धनबल या बाहुबल नहीं होता है, जो कि पार्टी के उस मापदंड में जरूरी नजर आता है जहां पर वो टिकट की लाइन में खड़ा होता है। तो इन चीजों को पार्टियों को देखना होगा। पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्धजन लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टियों के साथ में वो अपने आवेदन में बायोडाटा भी देते हैं और पार्टी से उम्मीद भी करते हैं कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन उस लाइन को शायद पार्टी देख नहीं पाती है, या फिर उनकी नजर में प्रबुद्धजन या पढ़े लिखे लोग राजनेता शायद नहीं बन पाते या फिर वो जीत कर नहीं आ सकते। तो ये कहीं ना कहीं
पीछे की लाइन में कतार में रह जाते हैं। और यही वजह है, हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछले अगर राजनेताओं को देखा जाए ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी संयमित भाषा थी, समझदार लोग थे, समझते थे एक दूसरे को, कटाक्ष करते भी थे, लेकिन उस तरह की कड़वाहट उन लोगों में नहीं थी। तो वो चीजें आज के राजनीतिकों को। एक और सवाल है अनिल मेरा, एक आरोप की बात की जाती है, मैं देखता हूं बहुत सारी चीजों में आजकल एक लंबी फहरिस्त होती है कि मुझे लगता है कि बुद्धिजीवी शायद पहले से अब ज्यादा हैं। छोटी सी कोई बात होती है तो इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाने लग जाते हैं। मैंने कमीशन में भी बात की, किसी से, एक जिला कलेक्टर से बात की कि साहब ये तो जबरदस्ती की एक शिकायतों का एक आडंबर है। हमें भी लगता है कि जहां पे है ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है, सब कुछ होता है, तो ये भी एक सिलसिला आपको नहीं लगता है कि ज्यादा हो गया? अगर आप शिकायतों के पुलिंदे देखेंगे तो पहले से बहुत ज्यादा होते हैं। किसी का भी कहीं पे भी छोटा सा भी कुछ है तो तुरंत उसकी शिकायत। पहले जैसे तो सभाओं में व्यंग, तंज और बातें जो होती थी, हाँ ओछापन नहीं होता था, वो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन राजनीतिक दल सब मान के चलते थे कि इतना तो चलता है। लेकिन अब तो हमारे नेता के लिए आप ये नहीं कह सकते और हमारे नेता चाहे सामने वाले के लिए कुछ भी कह जाए, ये हालात बन गए। हाँ, स्थितियां कुछ इसी तरह की है। हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सामने वाले ने कुछ कहा तो हम उसकी रिपोर्ट लेकर पहुंच जाते हैं, चुनाव आयोग को शिकायत वहां पर करते हैं, और खुद के घर में झांक के देखा जाए तो वो स्थितियां कुछ अलग नजर आती हैं। ये खुद को ही देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि बदलती हुई जो राजनीति है उसको पहले के सांचे में अगर ढालना होगा तो यहाँ पर कुछ विचार करना होगा, आला नेतृत्व को भी करना होगा, पार्टी की कमान जिनके हाथों में है उनको भी देखना होगा, और एक निर्देश जारी कर सकते हैं। जिस तरह से संगठन में अगर कोई कामकाज होता है, कोई टास्क वहां पर दिया जाता है और टॉप लीडरशिप से वो संगठन के टास्क जो है पिछले 2 घंटे में वो नीचे तक पहुंच जाता है, तो इस तरह के निर्देश क्यों नहीं होते? चुनाव आने के साथ साथ ये निर्देश दिए जा सकते हैं कि बयान दिए जाएं, लेकिन बयानों में कहीं ना कहीं संयमित हों और दूसरे को आघात नहीं पहुंचे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें कि विपक्ष पर निशाना तो साधें, लेकिन कुछ ना कुछ संयमित यहां पर हो सके। तो टॉप लीडरशिप इस पर अगर सोचेगी, विचार करेगी, तो काफी कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। जी मदन जी, कुछ तो आपके साथी ने सवाल खड़े किए थे। देखिए, मैं मान सकता हूं कि आप लोगों को गाइडलाइन ऊपर से मिलेगी, वहीं से आवाज ऊपर से नीचे तक आती है, लेकिन फिर भी हर कार्यकर्ता का अपना एक सामाजिक दायित्व होता है। हम चाहते हैं कि राजनीति में वाकई एक ऐसी शुचिता हो जो कायम रहनी चाहिए। कोई ये दम बर्ताव, सुनिए, कोई भी पार्टी ये कहे कि नहीं हम तो बिल्कुल उसी लीग, कोई नहीं, सब लीग से बाहर हट करके जा रहे हैं, कोई भी। और नेताओं की बात कर दूं, कोई ऐसा नेता नहीं हिंदुस्तान का जो वास्तव में ओछेपन पे नहीं आता हो। आपकी बात सही है कि जो पार्टी लाइन होती है वो बिल्कुल हम पार्टी लाइन पे बोलते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मेरी पार्टी कभी भी ये नहीं कहती किसी व्यक्ति के जाके और मर्यादा, भाषा की मर्यादा को लांघ के बात की जाए। आपके पास में अगर शब्दावली अच्छी है, आपके तंज अच्छे हैं, आप कटाक्ष भी कर सकते हैं। और अनिल जी की बात से सहमत हूं कि पुराने टाइम में भी बोला जाता था, भाषणों में भी बोला जाता, आप तंज कसिए, कटाक्ष कीजिए, लेकिन एक मर्यादित भाषा में। दूसरी चीज, झाकड़ जी ने कहा है कि साहब शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है और शिक्षित लोग होने चाहिए, तो मैं तो पूछ लेता हूं कि राहुल गांधी जी तो विदेश से पढ़कर आए, देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए उपराष्ट्रपति किसान के बेटे का जब मजाक उड़ा रहा था तो वो हंस के वीडियो बना रहे थे। रंधावा जी भी शायद पढ़े लिखे ही हैं मेरे ख्याल से। वो जब यहाँ पे सभा करते हैं तो कहते हैं कि मोदी को मारो, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री किसी पार्टी व्यक्ति का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। इसी तरीके से जब देश के प्रधानमंत्री को खूनी मौत का सौदागर बोला जाता है, खैर छोड़ दीजिए, उन बातों पर नहीं जाता। आज भीमराज जी ने कहा कि किसान की बात आई, ये पूछ रहे थे किसान किसान किसान, अभी पिछली सरकार के अंदर गई है। सोनलाल कटेला कौन था झाकड़ साहब? शायद आपको उसका दर्द नहीं पता था। आप कर्ज माफी का वादा करके आए थे और उसने लाइव वीडियो बना के और इस राजस्थान में आत्महत्या कर ली। 19,442 किसानों की जमीन इस राजस्थान में नीलाम हो गई और राजस्थान के उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री आंख पे पट्टी बांध के देखते रहे। आप किसान की बात नहीं करते, इसका जवाब आपको विधानसभा के चुनाव में राजस्थान की जनता ने दे दिया है। दूसरी चीज, इन्होंने ये कह रहे थे कि साहब विकास है या पिछले 10 साल में कुछ हुआ। पिछले 10 साल की नीति यह है अकड़ साहब कि आज कांग्रेस की स्थिति है कि आपके पास में नेता नहीं बचे चुनाव लड़ने के लिए। डर इस कदर बैठ गया है कि आप अगर हिमाचल जाते हैं तो आपकी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने के लिए मना कर देती है। आप राजस्थान आ जाइए, आपके राजसमंद के प्रत्यक्ष ने मना कर दिया चुनाव करने के लिए। आप गुजरात चले जाइए, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश चली जाइए, आपको कमलनाथ जी और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। क्यों नहीं लड़े अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट?
चलिए समय क्योंकि कम है, मैं डर 30 सेकंड में है, एक बात जानना ये चाहूंगा। डर इसलिए है क्योंकि 30 आपने सेकंड। कार्य नहीं किए हैं। मदन जी मेरी क्यों दूसरी डिबेट हुई, मैं 30 सेकंड में एक बात जरूर, आपने भी सवाल खड़े कर दिए, इन्होंने भी खड़े कर दिए, आपके सवालों के जवाब की मैं कोशिश करूंगा, ये देंगे, लेकिन इन्होंने जो सवाल खड़े किए थे आपने जवाब नहीं किए। कौन सवाल सवालों के काउंटर में आपने सवाल ही किए हैं इनसे। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, जो किसान की बात करते हैं, जाखड़ जी को ये पता नहीं है। एक सेकंड, मैं हाँ, एक छोटी सी आ चीज रहा हूं, बता आ देता रहा हूं, हूं। हाँ। जाखड़ जी क्या है कि बड़े काश्तकार हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं। चुंदरी बट जमीन क्या होती है उसका दर्द जाखड़ साहब नहीं समझ सकते। और वो अगर वो चुनाव अभी आ रहा हूं, वो चुनाव अगर वो कानून में बात पूरी कर रहे हो, मैं तो कर दूं। जाखड़ जी मैं आ रहा हूं, आप एक बात आ रहा हूं, 30 सेकंड में अपनी बात मैं ये पूरी कह रहा करें। हूं कि अगर वो कानून अगर गलत था तो पंजाब के अंदर उसी कानून को लाने वाली कांग्रेस थी, और वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, वहां भी वही कानून लागू है। तो ये दो चाल और चरित्र दोहरा जो है ना, चले मैं जवाब दे रहा हूं, समय का कम है, समय कम, आप अपने एक 1.5 मिनट में अपनी बात कह दीजिए, समय कम है। से मैं बात करता हूं कि झील बताइए। में पानी बरसता है मेरे देश में, खेत पानी को तरसता है इस देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है इस देश में, दूध महंगा खून सस्ता है इस देश में। जब विपक्ष में बैठते जब भी किसान याद आता है। आप भी सब शांत रहिए एक ये बार। हल कर दिया है, और किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग आज किसानों की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रावला घरसाना में किसानों को गोलियों से किसने बूंदा? सोनलाल कटेला गुजर को गोलियों के किसने बूंदा? हरियाणा में जाटों को गोलियों के किसने बूंदा? 750 किसानों के हत्यारा कौन है? और 10 करोड़ 70 लाख नरेगा सचिन मजदूरों को पायलट एक गुजर नहीं घंटे के था अंदर 1 घंटे के अंदर बाहर निकाला। क्या बोला मैं आपने? चाहता हूं, मदन जी, वो देखो, गरीबी रेखा से नीचे बोलोगे जीवन नहीं। यापन करने वाले लोग थे। आप ये बताइए उनकी गलती क्या थी? गलती इतनी थी कि आधार कार्ड के अंदर की सूची का विषय, बैंकिंग सेक्टर के अंदर की सूची का विषय और नरेगा के अंदर की सूची का विषय आपने क्यों निकाला? क्योंकि आप पूंजीपतियों के लिए तो रेड कारपेट बिछाते हैं। 14,26,000 करोड़ रुपए किसके इशारे में माफ किए गए? क्या पूंजीपति जनता अडानी के लिए एक बात जानना मैं आप पूछना चाहता हूं, मैं एक बात बताइए। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, 16 के अंदर किसानों को गोलियों से योगेंद्र जी पूछो ना। वही गुजर आंदोलन कांग्रेस सरकार अडानी के लिए कारपेट बिछाया था। पूछना चाहता हूं, क्या बिल्किस बानो का जवाब नहीं है? सुनेंगे। महिला पहलवानों का जवाब नहीं है? मणिपुर का जवाब नहीं है? कौन सा जवाब नहीं? जोरीलाल मेरा ध्यान नहीं है। चिन्मयानंद पे जवाब आया, कुलदीप सेंगर पे जवाब आया, दोनों का जवाब नहीं आया, और नहीं चलिए आएगा। मैं सर मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए आपने सुना, इसी तरह से देखिए मैंने कहा ना कि हर पार्टी शीशे के घर में बैठी हुई है, पत्थर दोनों तरफ से फेंके जाएंगे। अपनी जवाबदेही से हर पार्टी बसती नजर आएगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया है तो सर्वोपरि किया। हर कार्यकाल में अगर जाखड़ साहब कहेंगे कि हमसे बेहतर बीजेपी नहीं किया, बीजेपी कहेगी हमसे बेहतर नहीं किया, सुनिए सभी पार्टियों का नाम बताना चाहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे मेजर बात क्या है कि अगर आप पूछेंगे कि आपके वक्त ये हुआ था, उसका उत्तर कोई नहीं देगा। ये कहा कि इनके वक्त ये हुआ था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने दल में हमारी सियासत और उसके हुक्मरान फंसे हुए हैं। जवाब देना कोई नहीं चाहता, जवाब है ही नहीं जिसका दे सके। अगर आपके भी कोई सवाल का जवाब हो तो आप पूछ के बता दीजिए, अगर कोई जवाब दे दे तो। यही हालात है। इसी वजह से हमारी को चिंता है कि सियासत का जो बदलता दौर है ये देश के लिए ठीक नहीं है, पार्टियों के लिए ठीक नहीं है, नेताओं के लिए ठीक नहीं है, और गांव की भाषा में नेतागिरी के लिए ठीक नहीं है। बदलना चाहिए। सुचिता का ख्याल हर राजनीतिक दल को रखना चाहिए। जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए, उनको भी मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है 18वीं लोकसभा के लिए शायद ये जो कुछ इन कानों को उम्मीद अच्छे भाषणों की होनी चाहिए, शायद वही सुनने को मिले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे खास इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।